नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। जो अभ्यर्थी पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से जिला परिदर्शन में दंतेवाड़ा जिला, बस्तर जिला, सुकमा जिला और बीजापुर जिला के बारे में पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है चीज़ों को। पार्ट 1 बीजापुर जिला का कंप्लीट हुआ है। आज आपका पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगा। जो भी महत्वपूर्ण प्लेसेस है बीजापुर से संबंधित, हम सारे चीज़ को कवर करेंगे। डेली हमारा एक करंट अफेयर्स का एक सेशन आता है मॉर्निंग में, और 13/7/2025 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं डेली आपके लिए ऐसे करंट अफेयर्स लेके आऊँगा जो आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति को हम पहचानेंगे इस करंट अफेयर्स के थ्रू। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत यह स्थापित किया जाएगा। और इसको स्थापित करने की जो जिम्मेदारी किस संस्था ने उठाई है? आईआईटी भिलाई ने। तो अगला क्वेश्चन, ट्राइबल रिसर्च पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी किस संस्था ने, अगर आपसे पूछा जाए तो आईआईटी भिलाई के द्वारा इसको सौंपी गई है, जो यही स्थापित करेगा। क्या स्थापित करेगा? देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क दंतेवाड़ा में, और किसके द्वारा? आईआईटी भिलाई के द्वारा। याद रखेंगे, इसको विकसित करने की जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने बताया आपको, आईआईटी भिलाई। पार्क जनजाति विकास, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण पर केंद्रित होगा। बोली, भाषा, कला और परंपराओं को सहेजा जाएगा। ठीक है। उद्देश्य न केवल अनुसंधान को बढ़ावा देना, बल्कि जनजाति लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनकी पारंपरिक कला, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और संपदा को संरक्षित और प्रोत्साहित करना भी है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? याद रखेंगे, आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? नया रायपुर अटल नगर में स्थापित किया गया है। ठीक है। फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम ऑफ छत्तीसगढ़, देख सकते हैं यहाँ पर। और इस कुल यहाँ पे 14 गैलरी होंगी इस ट्राइबल म्यूजियम में, जहाँ पर जनजाति, जो आदिवासी जनजाति कला संस्कृति, उनका जो जीवन शैली है उसको दर्शाया गया है, खासकर इस आदिवासी संग्रहालय में। छत्तीसगढ़ के आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण किसने किया था, अगर पूछा जाए तो विष्णुदेव साय ने इसका लोकार्पण किया था। ठीक है। हु इनॉग्रेटेड द ट्राइबल म्यूजियम ऑफ छत्तीसगढ़? विष्णुदेव साय, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। अटल नगर, जैसा कि यहाँ पे स्थान अगर पूछे, या तो पूछा जाएगा कि किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है, या तो पूछा जाएगा कुल कितने क्षेत्रफल इसका, जो 10 एकड़ में निर्मित है, या तो गैलरी की जो गैलरी है, यानी 14 गैलरियाँ की संख्या है। ये मान के चलिए ये एक गैलरी है, तो इसी तरह 13 गैलरी और हैं जहाँ पे इनकी जीवन शैली को, लोक कला को दर्शाया गया है। जनजातियों का भौगोलिक विवरण, तीज त्योहार, पर्व महोत्सव, आवास, घरेलू उपकरण, जो कि शिकार उपकरण, आभूषण, कृषि तकनीकी, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। विशेष सांस्कृतिक प्रदर्शन की बात करें, अबुझमाड़िया जनजाति का गोटुल और भूमिया जनजाति का लाल बंगला। पारंपरिक कला कौशल, बांस कला, काष्ठ कला, चित्रकला, गोधन कला एवं शिल्प कला। तो ऐसे अंतिम गैलरी में खासकर अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर तथा राज्य मान्य भूमिया और पंडू समुदाय। ठीक है। कमजोर जनजाति के बारे में लास्ट गैलरी, यानी गैलरी नंबर 14, कुल 14 गैलरी हैं, तो 14 गैलरी में ये दर्शाया गया, याद रखेंगे। तो आपसे गैलरियों के बारे में विवरण ना पूछे, लेकिन पूछा जा सकता है कुल कितनी गैलरी है, कितने एकड़ में फैला है। कुल 10 एकड़ में फैला है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। गैलरी की संख्या, तो ये जो गैलरियाँ हैं इनके बारे में पूछ सकता है, तो इसका विशेषकर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन नहीं थे? जब ऐसे प्रश्न आते हैं नहीं वाले, तो इनको आप सर्कल कर लें। हु वॉज नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025? तो बात करें तो यहाँ पे कौन नहीं थे ब्रांड एम्बेसडर? जो कि युवराज सिंह। तो आंसर क्या होगा? युवराज सिंह इसमें नहीं थे। परंतु आप इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, कुल 4 व्यक्ति को बनाया गया था। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे जो ब्रांड एम्बेसडर थे 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के? पहले आपके शेन वॉटसन, सरफराज अहमद, शिखर धवन, और चौथे जो कि टिम साउदी, याद रखेंगे। ठीक है। तो 4 चैंपियंस ट्रॉफी ब्रांड एम्बेसडर थे, इन चारों का नाम याद रखेंगे। आपसे नहीं से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? तो याद रखेंगे, रचिंद्र रविंद्र ने बनाए थे, कुल 263 रन बनाए थे और 3 विकेट लिया था, और मैन ऑफ द सीरीज थे रचिन रविंद्र।
ठीक है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? मैट हेनरी। ये आपके मैट हेनरी, 10 विकेट इन्होंने लिया था। और रचिंद्र रविंद्रन जो कि मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज की बात करो ना कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज है रचिंद्र रविंद्रन, 263 रन्स एंड 3 विकेट्स। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खास बात। ठीक, अगर पूछा जाए, जैसे कि आप सभी को पता है भारत ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता, साथ ही साथ 2024 में T20 विश्व कप जीता। तो भारत के पास कुल कितने आईसीसी कप है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कुल 10 यानी कुल 7 आईसीसी ट्रॉफी है भारत के पास। ठीक है, और भारत की 7वीं आईसीसी ट्रॉफी कौन सी है? चैंपियंस ट्रॉफी 2025। और पहला आईसीसी ट्रॉफी यानी वनडे विश्व कप 1983 में पहला आईसीसी ट्रॉफी जीता था भारत ने, और कुल 7 हैं। आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कब हुआ था? फरवरी मार्च 2025 को हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल किस स्थान पर खेला गया था? दुबई में खेला गया था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द मैच कौन रहा? तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शंस में एक ऑप्शन थोड़ा सा आप हटा के रचिंद्र रविंद्रन, या थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, रचिंद्र रविंद्र। ठीक है, रचिंद्र रविंद्र जो कि आपके मैन ऑफ द सीरीज थे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के, सॉरी यहाँ पे मैंने देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, इसको मैंने गलत, ध्यान देंगे। मैन ऑफ द मैच अगर पूछे तो याद रखेंगे मैन ऑफ द मैच जो कि रोहित शर्मा, और मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पे आपको रचिंद्र रविंद्र लेना है। ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज रचिंद्र रविंद्र जो कि 263 रन और 3 विकेट लिए थे। किसने? रचिंद्र रविंद्र ने। और अगर मैन ऑफ द मैच पूछे तो रोहित शर्मा, आपको इसका विशेषकर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो कि जस्टिस BR गवई मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, इनका नाम है, पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, जिनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1960 में इनका जन्म हुआ था। और यह अभी क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपसे यह पूछा जा सकता है। और विशेषकर ध्यान देंगे भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक जो कि का वर्णन किया गया है न्यायाधीश के बारे में। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद भाग 5 संघ के अध्याय 6 में दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 124 से 147 तक है। इन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन, शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ खास बात इनके बारे में। और याद रखेंगे ये जो कि अभी भी चांसलर है, किसके? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या थे? जज। तो आपको बस नाम याद रखना है, 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो कि BR गवई है। और खासकर अनुच्छेद 124 में उल्लेख है मुख्य न्यायाधीश, जो कि इसका गठन कौन करेगा या फिर जो भी स्थापित करेगा, तो अनुच्छेद 124 में उल्लेख है। और पूरे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो कि प्रावधान सब कुछ किसमें, कितने में? 124 से 147 अनुच्छेद, यानी आर्टिकल फ्रॉम 124 टू 147 में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किसे शतरंज के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? याद रखेंगे गुकेश डी को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में श्री गुकेश डी खेल शतरंज के क्षेत्र में स्वर्ण पदक हाल ही में फिडे विश्व शतरंज क्लासिकल चैंपियनशिप 2024 आयोजन कहाँ हुआ था? सिंगापुर। और अगले जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो अगले व्यक्ति हैं, श्री हरमनप्रीत सिंह खेल हॉकी संबंधित, जिन्हें सरपंच साहब के नाम से प्रसिद्ध है। कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक 2024 में। मनु भाकर निशानेबाजी जो कि कांस्य पदक एकल 10 मीटर एयर पिस्टल पेरिस ओलंपिक में। और प्रवीण कुमार जो कि खेल ऊंची कूद स्वर्ण पदक ऊंची कूद, ठीक है, T64 पैरा ओलंपिक 2024 में। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने से जो जिन्होंने पाया है उनको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो ये पहले आपके डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह, ठीक, और आपके मनु भाकर, और आपके कौन है? प्रवीण कुमार जो कि चौथे। अब यहाँ पे देखो, इसको अच्छा से जो इसको याद रखने का जो ट्रिक है उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मनु का ध्यान मनप्रीत
मनप्रीत की केश पर था। मनु का ध्यान मनप्रीत की केश, केश यानी बाल, देख सकते हैं मनप्रीत सिंह जो कि सरदार के रूप में, ठीक है, मनु का ध्यान मनप्रीत की केश पर, तो ध्यान से बनेगा ध्यानचंद। आपका एक मतलब, जब आप बहुत सारे खेल से संबंधित चीज़ों को याद करते हैं तो आपको नाम याद नहीं रहते हैं, और ट्रॉफी जब ये रत्न जो पुरस्कार दिए जाते हैं इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं मनु का ध्यान मनप्रीत की केश पर, यानी मनु भाकर, ध्यान से बन जाएगा ध्यानचंद, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत से बनेगा हरमनप्रीत सिंह, और केश से बनेगा गुकेश। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से ऐसा याद कर सकते हैं। और आपको एक नाम अलग याद रखना है, प्रवीण कुमार। तो आप अपने से ऐसा एक ट्रिक बनाइए, मनु का ध्यान मनप्रीत की केश, ठीक है, ध्यान से बना ध्यानचंद, पुरस्कार की बात कर रहा हूँ 2024 की, मनु से बनेगा मनु भाकर, मनप्रीत से बनेगा हरमनप्रीत सिंह, की केश यानी डी कुकेश। तो आपके पास अगर मैं आपको बहुत सारे जब चैंपियंस ट्रॉफी या फिर पुरस्कार संबंधित या फिर जो ग्रैंड स्लैम जब याद करेंगे तो बहुत सारे नाम कंफ्यूज करते हैं कि किसमें दिया गया था। अर्जुन अवार्ड भी हमें पढ़ना है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हरमनप्रीत सिंह को सरपंच साहब के नाम से जाना जाता है, उन्हें 2024 में किस ओलंपिक में कांस्य पदक मिला? तो खासकर याद रखेंगे पेरिस ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन, ज्ञान 59 जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया, याद रखेंगे, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल। छत्तीसगढ़ से प्रथम यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? विनोद कुमार शुक्ल ही हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले श्री शुक्ल किस भाषा के 12वें साहित्यकार हैं? हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं। एक उनकी छवि, श्री शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि और लेखक, और यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ से प्रथम व्यक्ति भी श्री शुक्ल छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका जो ये बिलोंग करते हैं राजनांदगांव से। ठीक है, कहाँ से? आपके राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जो कि विनोद कुमार शुक्ल इनका परिचय। श्री शुक्ल 1968 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण फेलोशिप पाने वाले प्रथम लेखक भी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था 1999 में। उनकी कृति दीवार में एक खिड़की रहती थी हेतु मिला था इसके। और ये घोषणा कब की गई थी? जो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी 22 मार्च 2025 को की गई थी। तो ये कुछ खास महत्वपूर्ण बातें, इससे संबंधित 11 लाख रुपए जो कि राशि प्राप्त है इससे पुरस्कार से, और माँ सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। प्रशस्ति पर पत्र एवं वाग्देवी माँ सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है 59 ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है? खासकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार लेखकों और उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य है, लोकतांत्रिक भारत में कला और सांस्कृतिक संस्कृति को बढ़ावा देना। अगर पूछा जाए पहली महिला पुरस्कार विजेता कौन है? आशा पूर्णा देवी जी। ठीक है, और पहले अंग्रेजी लेखक विजेता जो कि अमित्व घोष, और आशा पूर्णा जो देवी की बंगाली में लेखक, खासकर भाषा के क्षेत्र में और जो भारतीय भाषा में साहित्यकार होते हैं उनसे संबंधित। ठीक है, जो साहित्य का समान अर्थ होता है, साहित्य व रचनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें मानव के विचार, भावना, अनुभव और कल्पना को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसी क्षेत्र में इस जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी क्षेत्र से संबंधित है। साहित्य के कुछ प्रमुख रूप होते हैं जैसे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध। ठीक है, साहित्य न केवल मनोरंजन करता है बल्कि शिक्षित भी करता है और समाज को दिशा दिखाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ऐसा पूछे तो आशा पूर्णा देवी जी पहली महिला। इनका कुछ छवि इस प्रकार है। ज्ञानपीठ, ठीक है, पद्म पुरस्कार, इनको पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विजेता जो कि आशा पूर्णा देवी है। छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन है? तो याद रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी पहले व्यक्ति हैं जो यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ से। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। आने वाले कुछ समय में और भी अच्छे करंट अफेयर्स लेके आऊँगा जो कि छत्तीसगढ़ और से इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ नया अपडेट आया तो मैं आपको सब अपडेट करूँगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। यह है हमारा ईमेल आईडी। याद रखेंगे डेली आप करंट अफेयर्स अटेंड कीजिए जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं।
मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में करंट अफेयर्स के साथ अगले दिन। और आज आपका बीजापुर जिला का पार्ट 2 में अपलोड करूँगा। सारे जो कि महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको हम कवर करेंगे बीजापुर जिला से, जो कि एग्ज़ाम में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ऐतिहासिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बीजापुर में बहुत कुछ चीज़ है पढ़ने के लिए, उन चीज़ों को विशेषकर ध्यान देंगे। धन्यवाद।